Studyplexity JPSC and BPSC. हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडीप्लेक्सिटी जेपीएससी एंड बीपीएससी। अभी तक तो आपको मेरा नाम पता चल ही गया होगा, और अगर नहीं पता चला है तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है धीरज एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड झारखंड स्पेसिफिक इन द जेपीएससी सेगमेंट ऑफ स्टडीप्लेक्सिटी। कल के सेशन में हमने जेपीएससी के द्वारा 2024 में जो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन थी, उसमें जो भी झारखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे थे। लास्ट जो जेपीएससी ने एग्जाम लिया है वो 2024 का ही एग्जाम लिया है उन्होंने, और अभी तक नए सिलेबस के अनुसार जेपीएससी ने 4 एग्जाम्स लिए हैं। और इसी क्रम में हम 2024 के जो पीटी एग्जामिनेशन है उसका पेपर 1 के 10 क्वेश्चंस और पेपर 2 से 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। टोटल हमने लास्ट सेशन में 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे यूट्यूब पे जा करके देख सकते हैं। क्लियर है? आज के इस सेशन में हम इसी सीरीज को, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, और आगे के जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं, क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको हम एक एक करके डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड मैनर में क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अगर आपने कल का क्लास अटेंड किया होगा या वीडियोस देखा होगा तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि झारखंड के पूरे सिलेबस को समझने के लिए हमें PYQs देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें यह भी समझना होगा कि झारखंड की जो कमीशन है यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है, कहां से पूछती है, उसका लेवल क्या है, और उसे उसकी तैयारी के लिए एक एस्पिरेंट को पढ़ाई कहां से करनी है और कैसे करनी है। प्लस आपने ये भी देखा होगा कि क्या क्या गलतियां जेपीएससी कर रहे हैं, और एस्पिरेंट्स सामान्य रूप से उसी प्रकार से गलतियां कर रहे हैं अपनी तैयारी के दौरान। एस्पिरेंट्स क्या गलतियां कर रहे हैं? वो रट्टा मार रहे हैं। और जेपीएससी की गलती क्या कर रही है कि वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछ रही है। मानता हूं कि आज नहीं पूछ रही है, लेकिन कल के डेट में हो सकता है कि वो अपने स्टैंडर्ड को काफी ऊपर बढ़ाए, क्योंकि बाकी के स्टेट्स में काफी स्टैंडर्ड्स ऊपर जा चुका है। और जिस दिन वो स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एक एस्पिरेंट के लिए झारखंड एज अ सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना। इवन आज भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो आपको अभी समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम आगे के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। एक PYQ को आप अगर कंप्लीटली ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि झारखंड एज अ सब्जेक्ट जो उसकी सिलेबस है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, और क्वेश्चन से ये आपको आइडिया लग जाएगा कि जेपीएससी कहां कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही सही तरीके से कर सकते हैं, एकदम सही तरीके से, सही सोर्सेस के साथ और सही मैनर में, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एटलीस्ट झारखंड जो मेन पेपर है एक तरीके से पीटी एग्जाम निकालने के लिए, उसमें स्कोर कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जो आगे के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। सो ये पेपर 2 जेपीएससी का जो पीटी का पेपर 2 है उसका 11 नंबर क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आगे हम 11वें नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ छोटा नागपुर कैथोलिक सभा? हिंदी में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा, मैं आपको आंसर पहले बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा बोनाफाइस लकड़ा। ठीक है। बहुत एस्पिरेंट क्या करते हैं, जब कभी भी वो PYQs को देखते हैं, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, उन्हें आंसर पता चल गया, बात खत्म। लेकिन सवाल है कि क्या अगर ये आप आंसर जान भी लोगे तो जरूरी थोड़ी ना है कि जेपीएससी आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा आने वाले समय में। तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी है कि एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे पूरे अलग अलग डायमेंशंस को पढ़िए और ध्यान से ये समझने की कोशिश भी कीजिए कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया और इसका आंसर कहां से मिलेगा। खैर, मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली ये छोटा नागपुर कैथोलिक सभा क्या है। आपको भी पता होगा कि आजादी के बाद से जो झारखंड मूवमेंट है, यानी झारखंड को एक अलग राज्य बनाने का जो आंदोलन है, वो काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। लेकिन इसकी जो नींव थी वो आजादी से पहले ही पड़ चुकी थी। वो कब पड़ी थी? 1915 में, जब एक पर्टिकुलर संस्था का गठन किया गया था। उस संस्था का नाम था छोटा नागपुर उन्नति समाज। क्या नाम था? छोटा नागपुर उन्नति समाज। कब? 1915 में। क्लियर है? यह संस्थान आगे जाकर के 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होने के बाद, उन्नति समाज डिवाइड होने के बाद जो इससे अलग होकर के एक संस्था बनती है, वो बनती है 1931 में छोटा नागपुर किसान सभा। और ऐसा क्यों होता है ये डिवीजन? ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है सेंटेंस में। ये डिवीजन इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्रिश्चियंस जो थे वो काफी ज्यादा डोमिनेट करने लग गए थे। तो इस डोमिनेशन की वजह से जो बाकी के लोग थे, और बेसिकली क्रिश्चियन में भी 2 गुट थे। क्रिश्चियन, एक जो लुथरान क्रिश्चियंस है, उनका जो दबदबा है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था। तो जो बाकी के क्रिश्चियंस थे वो उनसे डिसोसिएट महसूस करते थे, जो कन्वर्ट्स नहीं हुए थे,
जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस थे वो लोग धीरे धीरे करके यहाँ से हटना शुरू किए और फाइनली 1931 में 1931 में उन्होंने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर के छोटा नागपुर किसान सभा गठित कर लिया। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर के कौन सी बॉडी बनी, या फिर यह आ सकता है कि छोटा नागपुर किसान सभा किस बॉडी से अलग होकर के एक अलग इकाई बनी या एक अलग संस्था बनी और कब बनी। यहां तक क्लियर है? ठीक है। इसी दौरान जो कैथोलिक्स थे हमारे झारखंड के अंदर, उन्होंने 1928 में एक सभा का गठन किया, वो था छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इस नाम से। क्लियर है? और इसी के प्रेसिडेंट कौन बनते? पहले प्रेसिडेंट। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा आ सकता है क्या, पूछा गया है फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो बोनाफाइस लकड़ा, और जो इसके पहले सेक्रेटरी थे यानी सचिव, वो कौन थे? इग्निस बेक। क्लियर है? और ये तीनों संस्था आपको समझना इसलिए जरूरी है कि आगे चल करके 1938 में 1938 में ये तीनों संस्थाएं आपस में एक मर्ज हो करके क्या बना लेती है? आदिवासी महासभा। कब बनाती है? 1938 में। आ रही है बात समझ? क्लियर है? तो याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि आदिवासी महासभा किन तीन संस्थानों से मिलकर के बनी है। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बोनाफाइस लकड़ा। मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रमजीत हंसदा बुद्धा राय किस्कू और चंद्र राय टुडू वर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। ये तीन नाम है व्यक्तियों के और पूछा जा रहा है कि ये किस आंदोलन से संबंधित है। जेपीएससी ने जो इसका आंसर बताया है वो बताया है इंडिविजुअल सत्याग्रह, लेकिन जब आप डिटेल्ड में जाकर के इसको पढ़िएगा ऑथेंटिक सरकारी सोर्स से, तो आपको समझ में आएगा कि ये तीनों व्यक्ति इन दोनों मूवमेंट से रिलेटेड है। उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया और यहां तक कि उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया। फिलहाल के लिए जेपीएससी ने आपको इंडिविजुअल सत्याग्रह इसका आंसर बताया है, तो आप इसको मान सकते हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल सत्याग्रह के हिस्सा तो थे ही। समझ में आ रही है बात? लेकिन कल के डेट में हो सकता है कि ऑप्शन में दे दे ये दोनों में कि बी और सी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपका आंसर क्या होगा? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और इंडिविजुअल सत्याग्रह दोनों। ठीक है? और ये अभी जेपीएससी ने इस क्वेश्चन को गलत नहीं ठहराया है, क्योंकि हो सकता है कि ऑब्जेक्शन उस तरीके से रेज नहीं किए गए। और आप ध्यान दीजिएगा, आप इवन सर्च करते करते पागल हो जाइएगा, इवन कोई भी एआई टूल्स का भी यूज कर लीजिएगा, तब भी आपको इसका आंसर क्लियर कट किसी भी सोर्सेस से नहीं मिलेगा। अब जेपीएससी ने इसका आंसर इंडिविजुअल सत्याग्रह बताया है, अब वो कहां से बता रही है वो उन्हें ही पता है और मार्केट में किसी को नहीं पता है। रीजन बीइंग क्योंकि ये पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है, ये तीन नाम को वेल डॉक्यूमेंटेड किसी भी सोर्सेज में नहीं है। अब होता क्या है कि जब एक टाइम पे जेपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है, तो जो मार्केट में बुक लिखने वाले हैं वो क्या करते हैं? उठाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये लिखे कि हाँ ये है और इंडिविजुअल सत्याग्रह लिख देंगे कि इन लोगों ने इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, बस। और जितने भी हम मार्केट में आप बुक देखेंगे वो इसी तरीके से लिखे हुए हैं। जो 4 बार एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको उठाया गया है और जो भी जेपीएससी ने आंसर दिया है उसको वहां पे बस नोट डाउन करके एक सेंटेंस के रूप में लिख दिया है, विदाउट लॉजिक, विदाउट कहानी की क्यों है, कैसे है, क्या कर रहे थे ये लोग, किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे, कहां से पार्टिसिपेट कर रहे थे, कौन से जगह से पार्टिसिपेट कर रहे थे, कहीं कुछ मेंशन नहीं मिलेगा आपको लिख के देता हूं मैं। ठीक है? और ऐसे ही होता है। और फिर जब नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम देने आइएगा तो आपको दिखेगा कि कोई नए नाम निकल करके आ जाएंगे जिसका सोर्स कहीं अवेलेबल नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप सरकारी दस्तावेजों को बहुत डिटेल्ड में जाकर के रिसर्च पेपर्स को पढ़िएगा तो आपको दिखेगा कि ये सभी लोग इन दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्लियर है? लेकिन फिलहाल इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और ये तीनों इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, तो आप आंसर मान सकते हैं कि इंडिविजुअल सत्याग्रह और इन तीनों ने इस मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था बहुत ही, और इनके बारे में ज्यादा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है, बट स्टिल इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। बट अभी जेपीएससी ने इसका आंसर सी बताया है। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। When was the decision taken to establish झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल? देखिए, क्वेश्चन जो लोग मार्केट में बुक पढ़ रहे होंगे या जेपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए आंसर लगेगा कि आराम से हम बना देते हैं। बढ़िया बात है, ये आराम से बन भी जाएगा। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक नेक्स्ट प्रश्न है, उसको आप समझना है और वो पर्टिकुलर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1994 और जेपीएससी ने भी यही आंसर दिया है।
तो आंसर क्या है? सितंबर 1994। कहना चाह रहा है कि JAAC झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल कब गठित करी गई थी? तो सितंबर 1994 में गठित करी गई थी। अब ध्यान दीजिएगा ये बात, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल है क्या एग्जैक्टली, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। फिलहाल अभी आप इसे बस आंसर समझिए। मैंने इसका सोर्स भी आपको अटैच कर रखा है और सोर्स है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 26 सितंबर 1994 को जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से विद विड्रॉल ऑफ द पेंडिंग JADC बिल को विड्रॉ कर लिया और इसकी जगह पे एक बिल लाया गया JAAC बिल, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल बिल। क्लियर है? और ये पारित होता है कब? 26 सितंबर 1995 में इस बिल को पारित किया जाता है। लेकिन यहां पे पूछा गया है कि डिसीजन कब लिया गया। ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल कब स्टैब्लिश किया गया है तो इसका आंसर हो जाता 1995 और ऑप्शन में अभी है नहीं। मान लेते हैं कि अगर ऑप्शन में 1995 लिखा हुआ होता और ये पूछा जाता कि झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल क्या है, बहुत स्टूडेंट 1995 मार्क करके आ जाते। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि डिसीजन कब लिया गया, तो आपने अभी रिसोर्स में देखा है कि डिसीजन इसका लिया गया था 26 सितंबर 1994 को और फिर एक बिल पारित करी गई थी और वो फिर 1995 में JAAC एक्ट 1995 जो है वो लागू हुआ अगस्त के महीने में। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोपा बंधु दास द लीडर ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब ये जो पर्टिकुलर नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जब आप उड़ीसा की हिस्ट्री पढ़िएगा तब, झारखंड के हिस्ट्री में इनका ज्यादा मेंशन नहीं है, ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन JPSC ने इसे क्वेश्चन पूछा है। और किसी भी बुक में आप मार्केट में चले जाइएगा, पूरा अभी तक किसी भी बुक में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, कहीं पर भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़ाया गया था। आ रही है बात समझ? ये सिर्फ उन्हें पता होता है जो और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया गया। गोपा बंधु दास के बारे में हो सकता है कि आपको घटना चक्र हो या कहीं पर आपको मेंशन मिल जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये उड़ीसा के अंदर बहुत पॉपुलर लीडर हुआ करते थे आजादी के दौरान। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। यहां तक क्लियर है? गोपा बंधु दास को उत्कल मणि का टाइटल दिया गया है, इनको संज्ञा दी गई है उत्कल मणि। तो कभी एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्कल मणि जो टाइटल है वो किससे सुशोभित किया गया है, तो गोपा बंधु दास को ये टाइटल से नवाजा गया है। कहा जा रहा है लीडर ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के नायक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, वो झारखंड में किस रीजन में एंटर किए थे। ऑप्शन में है पलामू, सरायकेला, खरसावा, हजारीबाग और साउथ छोटा नागपुर। तो देखिए इसका आंसर JPSC ने जो बताया है सरायकेला, खरसावा, और आंसर इस 4 ऑप्शन में तो यही होगा। ठीक है, लेकिन तो मेन जो ये एंटर करते हैं, ये झारखंड में आते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस था जहां पे ये इस दौरान पहुंचते हैं वो था चक्रधरपुर, और उसके बाद फिर ये सरायकेला, खरसावा विजिट करते हैं। ठीक है, देखिए 1920 में 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लेकर के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और उस समय कब ये स्टार्ट हुआ? नागपुर सेशन में कांग्रेस ने इसको मंजूरी दी। क्लियर है? और ठीक नागपुर सेशन कंप्लीट होने के बाद, जहां पर नागपुर सेशन में गोपा बंधु दास पार्टिसिपेट भी कर रहे थे उड़ीसा के लीडर्स के साथ, ये वो वहां पे पहुंचे भी थे, और नागपुर सेशन खत्म होने के बाद ये झारखंड आते हैं। ठीक है, और झारखंड में कहां आते हैं? चक्रधरपुर। क्लियर है? सिंहभूम में चक्रधरपुर, वो वहां आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उस समय ये एक कॉन्फ्रेंस करते थे। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करते थे और उसी की एनुअल सेशन थी। और जो बेसिकली कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था उत्कल कॉन्फ्रेंस। उत्कल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और इसी की जो वार्षिक सम्मेलन थी वो आयोजित कहां हुई? चक्रधरपुर में। और जब चक्रधरपुर में आयोजित हुई तो इन्होंने सभी झारखंड वासियों को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का आह्वान किया, उनको इनवाइट किया। क्लियर है? और इसके बाद फिर वो आगे सरायकेला, खरसावा में विजिट करते हैं। तो ऑप्शन में सरायकेला, खरसावा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरायकेला, खरसावा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? बढ़िया है। इनकी अगर आपको एडेड इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको बता देता हूं कि इनकी अपनी एक न्यूज़पेपर थी एक, और उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? समाज। या आप लिख सकते हैं, अगर आप उड़ीसा का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम इस पे,
और यही वो क्वेश्चन है जिससे जैक रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ईयर वर द छोटा नागपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड संथाल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड। मतलब छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई। अब देखिए ये क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस अपने आप में लाजवाब है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा तो आप बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। जेपीएससी ने इसका आंसर बता रखा है 1982, जो मेरे अकॉर्डिंग और डेटा के अकॉर्डिंग और सोर्सेस के अकॉर्डिंग और आधिकारिकली ये गलत है। पर जेपीएससी ने इस क्वेश्चन को रद्द नहीं किया। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को लेकर के ऑब्जेक्शन भी रेज नहीं किया होगा शायद, इस वजह से जेपीएससी ने इसको खत्म नहीं किया। जेपीएससी का कहना है कि 1982 के समय ये जो छोटा नागपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है और संथाल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको एस्टैब्लिश किया गया। बट ऐसी कोई अथॉरिटी, छोटा नागपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और संथाल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम की कोई संस्था एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हाँ, संस्था का नाम क्या था मैं बता देता हूं, छोटा नागपुर डेवलपमेंट छोटा नागपुर ऑटोनॉमस डेवलपमेंट अथॉरिटी TNADA, और दूसरा था संथाल परगना ऑटोनॉमस डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी वाले लोगों के लिए क्या है, छोटा नागपुर स्वायत्तः विकास परिषद, स्वायत्तः विकास प्राधिकरण। क्लियर है? ये इस नाम से ये बॉडी थी। क्लियर है? अब ऑटोनॉमस यानी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ऑटोनॉमस यानी स्वायत्तः। ये बॉडी जो बनाई जाती है या गठित करी जाती है वो गठित की जाती है भारत के संविधान के शेड्यूल 5 के तहत, जहां पे ट्राइबल्स लोग रहते हैं और उन ट्राइबल्स लोगों के विकास के लिए इस तरीके की प्राधिकरण का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंडेट है, वो कहां मेंशन है, भारत के संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत के संविधान के शेड्यूल 5 में। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। और इस नाम से और उसी पर्टिकुलर संविधान के मैंडेट के तहत बिहार में, उस समय तो झारखंड था नहीं, बिहार में छोटा नागपुर ऑटोनॉमस डेवलपमेंट अथॉरिटी और संथाल परगना ऑटोनॉमस डेवलपमेंट अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए एक बिल पारित करी गई इसी नाम से। और वो बिल पारित करी गई थी 1971 में, 1971 में, और इसी दिन, इसी वर्ष इन दोनों संस्थाओं को, इन दोनों बॉडीज को एस्टैब्लिश किया गया। तो आंसर क्या होगा 1971, बट ऑप्शन में है नहीं और जेपीएससी बता रहा है 1982। क्लियर है? और फिर फाइनली ये जो दो बॉडीज थी, अथॉरिटी, प्राधिकरण, इन दो प्राधिकरण को ट्राइफर्केट 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। कब? 1978 में। क्या क्या नाम से? छोटा नागपुर ऑटोनॉमस डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये एक थी। इसको डिवाइड कर दिया जाता है 2 हिस्सों में। एक बना दिया जाता है नॉर्थ छोटा नागपुर ऑटोनॉमस डेवलपमेंट अथॉरिटी, और दूसरा बना दिया जाता है साउथ छोटा नागपुर ऑटोनॉमस डेवलपमेंट अथॉरिटी। और संथाल परगना का जो है वो संथाल परगना ही रहता है। तो कुल मिलाकर के 1971 में 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया गया। यहां तक क्लियर है? और फिर फाइनली 1994 में, 1994 में जाकर के इन्हीं 3 बॉडीज को मर्ज कर दिया गया। आ रही है बात समझ? और मर्ज करने के बाद एक बॉडी बनाई गई, एक इकलौती बॉडी बनाई गई जिसे झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसको गठित करी जाती है उसी नाम के एक कानून बना करके। आ रही है बात समझ? ठीक है। 1982 में कुछ भी नहीं हुआ तो यह आंसर, इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ तो यह आंसर गलत हो जाएगा। मैंने सोर्स अटैच कर दिया है। अब सोर्स भी देखिए, मैं ऑथेंटिक अटैच कर रहा हूं आपके सामने, जिससे आप समझ सके कि जेपीएससी का जो आंसर है वो क्यों गलत है। ये आप देख रहे होंगे, ये जो बेसिकली है, ये 1990 के दौरान संसद में, पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया और सवाल के जवाब में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन श्री बागे गोवर्धन ने से सवाल पूछा गया। उन्होंने जवाब इसका दिया और जवाब में बताया गया कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज, जनजातीय जगहों के लिए जो ट्राइबल एरियाज हैं और बिहार
के जो ट्राइबल एरियाज है उसके विकास के लिए छोटा नागपुर और संथाल परगना वन ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, ध्यान से देखिए वर्ड, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1971। 1978 में 1978 में संथाल परगना ऑटोनॉमस डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज ट्राइफर्केटेड इनटू 3 ऑटोनॉमस डेवलपमेंट अथॉरिटीज। एक का नाम था साउथ छोटा नागपुर डिवीजन नॉर्थ एंड तीसरा था संथाल परगना डिवीजन। ये नाम नहीं है, बेसिकली इसी नाम से ऑटोनॉमस बनाया गया। आउट ऑफ 3 ऑथोरिटीज, द साउथ छोटा नागपुर ऑटोनॉमस डेवलपमेंट अथॉरिटी, संथाल परगना ऑटोनॉमस डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉल मेनली इन द ट्राइबल सब प्लान एरिया में इसको शामिल किया गया। क्लियर है? और इसे ही आगे चल करके इसे जैक में कन्वर्ट कर दिया गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। लालू प्रसाद यादव ने एक छोटा सा चेंज किया था। लालू प्रसाद यादव ने क्या किया था, जब उस समय बिहार के सीएम हुआ करते थे, तो उन्होंने इस दोनों को एक ही साथ एडजॉइंट करके, ये जो 3 बॉडी है, इन तीनों बॉडी को वापस एक बार मर्ज किया था, बीच में मर्ज कर दिया था इसी नाम से, छोटा नागपुर डैश संथाल परगना ऑटोनॉमस डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से मर्ज किया था। ठीक है? और उसी कानून के तहत, यहां तक आपको क्लियर होगा, 1978 में जो कानून बनाया गया था उसी कानून के तहत उसको मर्ज करके एक नाम कर दिया गया था। फिर फाइनली वही एक बॉडी आगे चल करके जैक बनती है। 1994 में डिसीजन लिया जाता है, 1995 में वो गठित होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो जो आंसर जेपीएससी दे रही है वो आंसर गलत है, बट खैर ठीक है, अब जो है सो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन द ओराव ट्राइब फॉर ओराव, ये क्वेश्चन काफी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और डिफिकल्टी के लेवल पे आप इसको एकदम पिक पे रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन द ओराव ट्राइब फॉर हाउ मेनी, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इतना जल्दी इसका आंसर नहीं आएगा। फॉर हाउ मेनी जनरेशन आर मैरिजेस प्रोहिबिटेड इन द मदर्स गोत्रा एट द टाइम ऑफ चिल्ड्रंस मैरिज। हिंदी में बताता हूं, उराव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय मां के गोत्र में कितनी पीढ़ी तक विवाह वर्जनीय है, मतलब प्रोहिबिटेड है, रोक लगाई हुई है। मतलब आपको पता होगा एक्सोगेमी एंड इंडोगेमी। एक्सोगेमी मतलब अपने गोत्र से बाहर आपको शादी करना होगा। ठीक है? ये हर जो हिंदू धर्म में है ये मान्यता मानी जाती है कि गोत्र में विवाह नहीं हो सकता है, प्रोहिबिटेड है। क्लियर है यहां तक? लेकिन यहां पे पूछा है ओराव ट्राइब, तो ओराव ट्राइब में या फिर हिंदू धर्म में कितने जनरेशन तक, सेम गोत्र के कितने जनरेशन तक ये वर्जित है कानूनी रूप से, ये पूछा जा रहा है। और यहां पे कानून के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, बस यहां पे बताया गया है कि ओराव जनजाति में कितने जनरेशन जो है मां के साइड से, मदर साइड से वो प्रोहिबिटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदू मैरिज एक्ट HMA 1955, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, क्लियर है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मां के साइड से 3 जनरेशन तक और पिताजी के साइड से 5 जनरेशन तक, किसके अनुसार? हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार 5 जनरेशन तक ये प्रोहिबिशन लगा हुआ है, यानी बैन लगा हुआ है। बैन लगा हुआ है कि कोई भी अपने मां के साइड से 3 जनरेशन के बाद सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकता है। 3 जनरेशन के बाद वो शादी करने के लिए अलाउड होते हैं। पिता के साइड से वो 5 जनरेशन तक शादी नहीं कर सकते हैं। और इसी हिंदू मैरिज एक्ट में ये चीज मेंशन किया गया है, ठीक है, क्लॉज के अंदर, सेक्शन 3 के अंदर। और इसमें मेंशन ये किया गया है कि ये जो पर्टिकुलर जो प्रोहिबिशन है, ये जो रोक है, वो जनजातीय लोगों पर लागू नहीं होती है। इस पे लागू नहीं होती है, जनजाति। तो अब सवाल आता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मां के साइड से 3 जनरेशन और फादर के साइड से 5 जनरेशन तक विवाह नहीं हो सकता है। और यह भी कहा गया है कानूनी रूप से कि कोई भी जनजाति पे ये जो वर्जित है, ये जो प्रोहिबिशन है, ये बैन है, ये लॉ जो है हिंदू मैरिज एक्ट लागू उस पर नहीं होता है। तो अब सवाल आता है कि क्या ये कानून के रूप से ये क्वेश्चन पूछा गया या फिर ओराव जनजाति के जो कस्टम्स है, यानी उनकी जो मान्यता है, उसके अनुसार पूछा गया। बहुत स्टूडेंट को लगेगा अरे ठीक है, कानून से नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है कि उनके जो कस्टम्स है, उनकी जो मान्यताएं हैं, उसमें कोई जनरेशन डिसाइडेड होगा। तो जवाब है नहीं। ओराव जनजाति के अंदर अपने गोत्र में विवाह करना किसी भी जनरेशन नहीं, हमेशा के लिए वर्जित है। यानी कि 5 जनरेशन, 7 जनरेशन, कोई भी जनरेशन हो, अपने गोत्र में विवाह वर्जित है उनके कस्टम्स के हिसाब से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि जो लॉ बना हुआ हिंदू मैरिज एक्ट, डिसीजन दिया कि
ऑटोमेटिकली हिंदू मैरिज एक्ट के जो क्लॉजेज हैं वो किसी भी ट्राइब पर ऑटोमेटिकली लागू नहीं होते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी ट्राइब को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अंदर लेकर के आ सकती है, ये एक क्लॉज है। और इसी को लेकर के बहुत सारे केसेस दर्ज हुए। तो फाइनली दिल्ली हाईकोर्ट ने यह डिसीजन सुनाया कि जो अगर दोनों व्यक्ति ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दोनों व्यक्ति जनजातीय समूह से बिलोंग करते हैं और आपस में शादी करते हैं, और वो शादी अगर वो हिंदू रीति रिवाजों से करते हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट उन पे लागू हो जाएगा। और हिंदू मैरिज एक्ट अगर किसी जनजाति पे लागू हो जाता है, इसका अर्थ यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट के जो क्लॉजेज हैं वो भी लागू होंगे। आ रही है बात समझ? सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इस तरह से कोई गोत्र में 5 जनरेशन है, 3 जनरेशन को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए एक सजा का प्रावधान भी है। आ रही है बात समझ? और 3 के अंदर एग्जेम्पशन है। और ये जो 5 साल और 3 साल का जो क्लॉज है वो सेक्शन 2(2) में है ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो पॉलिटी में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और आज आपको पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो डिबेट है वो कितना ज्यादा न्यूज में परवेलेंट है। तो उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो ऐसी परिस्थिति में हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो सभी ट्राइबल्स पे लागू हो सकते हैं अगर एग्जेम्पशन सरकार ने नहीं दिया तो। खैर, आप समझ रहे होंगे कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कैसे आया इसका आंसर आया 3? क्योंकि अगर ओरांव ट्राइब है, बहुत लोग, अब देखिए 3, 5, 7, 10 था लिखा हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखना है, क्योंकि ये ओरांव ट्राइब की मान्यताओं के अनुसार तो हमेशा के लिए वही वर्जित होता है। अपने गोत्र में तो वो शादी नहीं कर सकते, चाहे फादर साइड से हो या मदर साइड से हो। लेकिन लॉ के अनुसार ऐसा करना, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार ऐसा हो सकता है। और ऐसे रिश्तों को क्या कहा जाता है? सपिंडा। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सपिंडा रिलेशन, यानी सेम गोत्र में विवाह करना, कुछ समय के बाद, कुछ जनरेशन के बाद उसे हम किस तरीके के विवाह में मेजर करते हैं या उसका नाम क्या देते हैं, ऐसे विवाहों को क्या कहा जाता है? सपिंडा। क्लियर है? आइए इसका सोर्स देख लेते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 साल। और अगर फादर साइड से पूछा होता तो 5 साल। बट ये चीज सिर्फ तभी लागू होगा, ध्यान दीजिएगा वर्ड, हाईकोर्ट के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये तभी लागू होगा जब 2 सिचुएशन अराइज होगी। एक, जब सरकार ने ऐसा कोई कानून बना करके एग्जेम्पशन दे दिया है या फिर उसको लागू करने की बात करी गई है कि हिंदू मैरिज एक्ट ट्राइबल्स पे भी लागू होंगे, तब वो लागू होंगे, पहली सिचुएशन। और दूसरा, अगर कोई ट्राइब हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अगर विवाह करता है तो ऐसी परिस्थिति में हिंदू मैरिज एक्ट का जो क्लॉज है वो उन पे लागू हो जाएगा। और ये लागू होना कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि उससे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो उनको सेफगार्ड्स मिलती है, जो सुरक्षा प्रदान होती है, वो भी इन ट्राइबल्स को मिलती है। इसलिए ओराव जनजाति के अंदर बहुत सारे व्यक्ति हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी करते हैं, जिससे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं वो उनको मिल सके। क्लियर है? आई होप आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। 16 नंबर। आइए सोर्स देख लेते हैं। द प्रिंट का ये आर्टिकल है, यूनियन ऑफ स्टेट एसटी कपल मैरिड विद द हिंदू रिचुअल, अगर हिंदू रिचुअल के साथ वो विवाह करते हैं, फॉल अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, व्हाट दिल्ली हाईकोर्ट सेड। ये न्यूज कब का है? 6 नवंबर 2025 का है। और इससे पहले भी इस पे डिबेट चल रहा था। ये लार्जर बेंच के पास गया और लार्जर बेंच ने भी इसी बात को ऑब्जर्व किया, इसी बात को बताया। क्लियर है? और ये ऑलरेडी जब ये एग्जाम पूछा गया था उससे पहले ही दिल्ली के हाई कोर्ट ने इसको बता रखा था कि अगर हिंदू रीति रिवाजों के साथ कोई भी जनजातीय कपल शादी करता है तो उस पर हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो लागू होगा। क्लियर है? आई होप। तो ये आपका सोर्स है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। खैर, और जब ये एग्जाम हुआ था 2024 में, तो इसका आंसर जो है इतना डिटेल्ड वे में इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर पाना किसी ने नहीं किया। सबको बस आंसर से मतलब होता है। मैं बार बार अपने क्लासेस में एक बार कहता हूं कि क्वेश्चन है, उसका आंसर है, रटिए मत। क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ साथ आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि आंसर पूछे कैसे जा रहे हैं। अगर एक एस्पिरेंट ये समझ गया, आंसर रट करके आप एग्जाम तो क्लियर नहीं कर पाइएगा। तीनों स्टेजेस आपको ये समझना होगा कि क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा और सीट्स भी बहुत कम रहती है, ऐसी परिस्थितियों में आपका पूरी होलिस्टिक वे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तभी जाकर के आपके सिलेक्शन की गारंटी हो सकती है। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप पूरे डिटेल्ड वे में एक एक चीज को पढ़ेंगे कि और आंसर से ज्यादा ये समझने की कोशिश करेंगे कि जेपीएससी ने क्वेश्चन ये पूछा कहां से और उसका आंसर उन्होंने देने की कोशिश करी कहां से। समझ में आ रही है बात? और ये भी आप देखेंगे कि कितने आंसर्स जेपीएससी भी अपने आंसर की में गलत देता है, तो उसे मान नहीं लेना है, क्योंकि आने वाले समय में
हो सकता है कि वो आंसर बदला भी जा सके। ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि ऑब्जेक्शन करने का ऑप्शन देती है जेपीएससी, लोग ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए वो मान नहीं रही है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार इस पीवाईक्यू के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द पॉपुलर अटायर ऑफ द मुंडा वुमेन? मुंडा की जो महिलाएं हैं उसकी एक पहनावे में से इन चारों में से कौन सा पहनावा है? सलवार कमीज, परिया, लहंगा या फिर पिचौटी? ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा परिया। परिया बेसिकली जो मुंडा जनजाति में जो महिलाएं होती है वो पहनती हैं। ठीक है, और ये भी देखिए सरकारी दस्तावेज से जो सोर्स है वहां से मैं आपको बता रहा था। मुंडा वुमेन जनरली पुट ऑन अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ कॉल्ड परिया राउंडेड द वेस्ट, अपने कमर में बांध करके इसको पहनती है। ठीक है, मतलब एक साड़ी की तरह होता है, आप बस इतना समझिए इसको क्या कहा जाता है, परिया। एनी डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और अगर उनके कल के डेट में उनके मेन के बारे में यानी मर्दों के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो आप कह दीजिएगा कि उसे क्या कहा जाता है, बटोई। मर्द क्या पहनते हैं मुंडा जनजाति के लोग? बटोई। खैर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द थर्ड गवर्नर ऑफ झारखंड? तो देखिए ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। जो भी है, बहुत लोग कंफ्यूज हुए कि भाई क्या लगाना है आंसर, नहीं लगाना है। बहुत लोगों ने वेद मारवा लगाया, बहुत लोगों ने एम रामा जॉयस लगाया। तो इसका आंसर जेपीएससी बताती है कि एम रामा जॉयस है। तो इसका आंसर आप यही मानिए कि एम रामा जॉयस है। वो क्यों है, क्यों जेपीएससी बताती है? क्योंकि जेपीएससी का कहना है कि देखिए पहले जो गवर्नर थे वो प्रभात कुमार हुए। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरे गवर्नर हुए चंद्रा हुए। ठीक है, और ये उस समय यूपी के गवर्नर हुआ करते थे और उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। एडिशनल चार्ज दिया हुआ था उस समय। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे जिस समय झारखंड में जब प्रभात कुमार जब पद से हट जाते हैं तो उनको रिप्लेस करते हैं, ये एडिशनल चार्ज दिया जाता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो बनते हैं, और ये बहुत छोटे से पीरियड के लिए रहते हैं, कुछ महीनों के लिए रहते हैं, तो इसको भी काउंट कर रही है जेपीएससी, इसलिए इसको सेकंड गवर्नर और इसको थर्ड गवर्नर है। बहुत सारे सोर्सेज में देखेंगे कि एक्टिंग गवर्नर को हम फुल फ्लेजेड गवर्नर नहीं मान रहे। तो वैसे सिचुएशन में जो वेद मारवा है, जो चौथे गवर्नर है झारखंड के, वो तीसरे गवर्नर हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर क्या होगा आपका? सी, जो थर्ड गवर्नर है। क्लियर है? आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इन द बजट ऑफ, एकदम सिंपल सा बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन द बजट ऑफ 2022 और 23, और ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन मान सकते हैं, प्लस इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो जब कभी भी आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस अभी से जो पहले इकोनॉमिक सर्वे आई है उसको पढ़िए, जो बजट जारी हुए थे लास्ट उसको पढ़िए, तो वहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन वहां से है। इन द बजट ऑफ, और थीम क्या है? इकोनॉमिक स्टेटस। हमारी जो सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक स्टेटस से ये क्वेश्चन पूछा गया। इन द बजट ऑफ 2022-23 झारखंड गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया है? 13.54% पैसा किस चीज पे खर्च किया है? तो देखिए खर्च किया है, यहाँ पे स्पेंट लिखा हुआ है, तो उन्होंने खर्च कर दिया है। तो आपको बजट नहीं पढ़ना है, क्योंकि बजट में और 2022-23 का बजट नहीं पढ़ना है। 2022-23 के बजट में आने वाले जो साल है उसमें यह बताया गया था कि कितने पैसे खर्च किए जाएंगे, और फाइनली जो नेक्स्ट बजट आता है उसमें यह बताया जाता है कि लास्ट ईयर कितने खर्च हुए हैं। प्लस यही चीज आपको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी मेंशन किया हुआ मिल जाएगा कि कितने पैसे खर्च किए गए हैं और किस जगह पे खर्च किए गए हैं। तो अगर आप 2022-23 के बजट की बात कर रहे हैं तो हम इकोनॉमिक सर्वे निकाल लेंगे इसका, या फिर हम बजट 2023-24 को देख लेंगे। इन दोनों से मुझे आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा एजुकेशन पे खर्च किया गया था अप्रॉक्सीमेटली 14% के आसपास, तो 13.54% मान के चलिए। और देखिए मैंने यहाँ पे लगाया है स्टेटस झारखंड बजट का एनालिसिस है 2023, और इस पे आपको बताया हुआ है कि 22-23 के टाइम पे एजुकेशन, स्पोर्ट्स और इन सब चीजों पे कितना खर्च हुआ था, जो रिवाइज करके बनाया गया है, तो 14% के आसपास खर्च किया गया था। आरई 22-23 में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो 14% के आसपास वो खर्च किया गया था। तो ये आप यहाँ पे अटैच कर लीजिएगा। क्लियर है? तो 13.54 एग्जैक्ट नंबर है, तो एग्जैक्ट नंबर है, और ये एकदम स्टैटिक चीज है। जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं या बजट को एनालाइज करते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा कि हर एक सेक्टर में कितना पैसा खर्च किया गया, उसको बाइफरकेट करके बता दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? खैर 20 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। द फूड एंड गोदान ऑफ कट्ठा ब्राह्मीण, ठीक है, जिसे कंटाहा ब्राह्मण भी कहा जाता है, आर एसोसिएटेड विद पिचरुअल। अब कंटाहा ब्राह्मण के बारे में आप सुने होंगे, तो यहाँ से आपको तो ऐसे भी जनरली आंसर पता होगा कि जब लोग मर जाते हैं डेथ के समय, कंटाहा ब्राह्मण से रिचुअल्स कराए जाते हैं, ठीक है, कर्मकांड कराए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दैट इज डेथ। आगे बढ़ते हैं। हु रोड द बुक नेम्ड खरिया लोक कथाओं का साहित्य एवं सांस्कृतिक
अध्ययन, ठीक है, खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो आंसर हो जाएगा रोज किरकेटा की ये बुक है, ठीक है, एकदम फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब आते हैं इस पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ सरहुल? सरहुल आपको पता है कि फेस्टिवल झारखंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है और स्टेट की भी फेस्टिवल सरहुल ही है, ठीक है। तो सरहुल फेस्टिवल जो है उसमें किस तरीके के डांस किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जदुर डांस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फोक सॉन्ग संग जनरली ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। झारखंड के अंदर शादियों में जो एक गाना गाया जाता है उस गाना को क्या कहा जाता है? डोम कच। डोम कच सॉन्ग जो है वो जनरली हर ट्राइबल कम्युनिटी अपने शादी जब होती है उनके घरों में तो डोम कच जो गाना है उसको वो गाते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है ये। बेतला नेशनल पार्क इज रिजर्व्ड फॉर, देखिए रिजर्व्ड पूछा है। अब बेतला नेशनल पार्क की आप बात करें तो नेशनल पार्क में किसके लिए? कंफ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन में क्योंकि पूछा ही जिस तरीके से है तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर आप रिजर्व पे ध्यान दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा और ऑप्शन भी ध्यान से दिखिएगा तो ऑप्शन में से किसी भी एक को आपको चुनना है। ऐसी परिस्थिति में आपके पास एक ही का ऑप्शन है तो और रिजर्व पे अगर ध्यान जाएगा तो ये टाइगर के लिए रिजर्व है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर में जो 9 नेशनल पार्क सेलेक्ट किए गए थे उसमें से फर्स्ट 9 नेशनल पार्क जो सेलेक्ट किए गए थे टाइगर रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, उसमें बेतला हमारा नेशनल पार्क और झारखंड का इकलौता नेशनल पार्क है वो भी शामिल था। तो जब टाइगर के लिए रिजर्व है तो आप समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है पलामू टाइगर रिजर्व जो है वहीं से ये वर्ड आया है रिजर्व्ड। तो पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर जो बेतला नेशनल पार्क है वो किससे रिलेटेड है? टाइगर से। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे एलिफेंट नहीं होते हैं, इस नेशनल पार्क में एलिफेंट भी है, डियर नहीं है, बिल्कुल भी है। और क्या है? देखिए इसका फुल फॉर्म ही है जो बेतला, दैट इज बिसॉन एलिफेंट टाइगर, ठीक है, एंड लियोपार्ड और ए फॉर एक्सिस। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है ये चारों तो यहाँ पे मिलते ही हैं क्योंकि इन्हीं के नाम पे बेतला का नेशनल पार्क का नाम रखा गया है यानी राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। लेकिन यहाँ पर रिजर्व्ड की जब बात करी गई है तो टाइगर के लिए ये रिजर्व्ड है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। और ये कहाँ है? पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व हम जिससे बोलते हैं, ठीक है। खैर आते हैं, वन ऑफ द ट्राइब्स ऑफ द झारखंड द हाईएस्ट पॉपुलेशन इज ऑफ द ट्राइब। अगर झारखंड की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस ट्राइब की? बहुत सिंपल क्वेश्चन, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। सबको पता है कि झारखंड में नंबर 1 सबसे ज्यादा ट्राइब 33 जनजातियां जो है ऑफिशियली यहाँ पे रहती है, उसमें से संथाल जनजाति की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा, यानी फिर झारखंड की लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सी है? संथाल है, दूसरी ओराव है और तीसरी जो है वो मुंडा है। क्लियर है? 86 लाख के आसपास हमारे ट्राइबल लोग रहते हैं यहाँ पे। और देखिए मैंने अटैच कर दिया है कि कितनी जन जो बेसिकली आबादी है, तो ये मेल और फीमेल की आबादी है, टोटल आबादी है। तो अगर आप संथाल की बात कीजिएगा 27 लाख संथाल है, 86 लाख में 86 लाख में से 27 लाख संथाली हैं। और दूसरी जो है ओराव, उनका नंबर है 17 लाख के आसपास। क्लियर है? और जो मुंडा जनजाति है वो 12 लाख के आसपास है। ह्यूज डिफरेंस है, आप देख रहे होंगे। तो सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट जनजाति है वो कौन है? संथाल। तो आंसर आपको यहाँ मिल गया होगा। और ये मैंने ऑफिशियली लगाया, ऑफिस ऑफ द जो सेंसस है, सेंसस डिजिटल लाइब्रेरी, उसी का डेटा मैंने उठाया है 2011 का सेंसस। खैर आगे बढ़ते हैं। झारखंड स्पेसिफिक में आप बात करते हैं हम लोग, लिटरेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको भी पता है। हु वाज द फर्स्ट नोन पोएट ऑफ द नागपुरी? देखिए पहली बात, वर्ड पे ध्यान दीजिए, पहला नोन पोएट कौन है नागपुरी लैंग्वेज में झारखंड से? तो आंसर क्या हो जाएगा? रघुनाथ निरपति। नागवंश के रूलर थे ये, ठीक है। और नोन की अगर बात करी जाए तो 1300 और 1400 एडी के टाइम पे, सॉरी 1100 एडी के टाइम पे ये सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कवि थे, पोएट थे, जो नागपुरी भाषा में कविताएं लिखा करते थे, ठीक है, नोन पोएट। मगर इन्होंने कोई कंपाइलेशन इनकी नहीं है, इसलिए जब कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वो पहले पोएट कौन है झारखंड से नागपुरी भाषा में जिन्होंने बुक कंपाइल की है, तो आपका आंसर हो जाएगा घासी राम। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। In 1886, Bhim Ram Solanki has published a grammar book titled Dash from Banaras. ठीक है,
अब देखिए जो आंसर दे रहा है जेपीएससी वो क्या है, हो काजी। आंसर क्या हो जाएगा, हो काजी। क्लियर है। और ये कौन सी बुक है, ग्रामर बुक है। और हो काजी क्यों है, क्योंकि हो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लेकिन आपसे कल के डेट में ये पूछ ले कि हो लैंग्वेज में जो पहली ग्रामर बुक लिखी गई है वो किसने लिखी है, फर्स्ट ग्रामर बुक, तो दैट इज हो दुरान। ठीक है, WA आर्चर ने इस बुक को लिखा है। तो कल के डेट में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ नाग वंशावली, अ बुक रिटन इन, कल ही के क्लास में मैंने आपको बताया था कि बेनी राम मेहता ने बुक लिखी थी किस भाषा में, नागपुरी भाषा में। तो कल के डेट में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाग वंशावली किस भाषा में लिखी हुई है। और नाग वंशावली ये वही किताब है जिसमें हमें नाग वंशों के बारे में जानकारियां मिलती है। उसे किसने लिखा है, बेनीराम मेहता ने लिखा है। क्लियर है जी। जगा रामी रामायण रिटन इन द 17th सेंचुरी वाज अ ब्यूटीफुल वर्क ऑफ विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज की ये किताब है, तो कुरमाली लैंग्वेज की ये किताब है। ऑप्शन से अगर हम ध्यान ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन से समझ में आएगा कि कुरमाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और इसी नाम से अगर हम बात करें तो अगर ऑप्शन में बंगाली होता तो बंगाली हम टिक करके आते, क्योंकि बंगाली में जो जगर रामी रामायण लिखी गई है वो वन ऑफ द पॉपुलर टेक्स्ट में से एक है। लेकिन आपको यहाँ पे ट्राइबल लैंग्वेजेस में पूछा गया है तो कुरमाली लैंग्वेज में, और 17th सेंचुरी भी लिखा हुआ है तो 17वीं सेंचुरी में कुरमाली लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई थी। क्लियर है जी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएट्री बुक रिटन इन द खड़ी बोली, हिंदी में खड़ी बोली एक भाषा, एक डायलेक्ट है, बाय पंडित राम चीज सिंह बल्लभ। अब देखिए ये कोल्हान प्रदेश से बिलोंग करते थे और बहुत फेमस राइटर हुआ करते थे जो हिंदी में लिखते थे साथ में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएट्री बुक, कविताओं की बुक इन्होंने किस नाम से लिखी है। तो देखिए इसका आंसर है भाग्य चक्र। भाग्य चक्र जो बुक है वो पोएट्री की किताब है और खड़ी बोली में लिखी गई है। और किसके द्वारा लिखी गई है, पंडित रामचीज सिंह बल्लभ के द्वारा। इन्हीं के द्वारा ललिता भी लिखी गई है और उमा शंकर भी लिखी गई है। क्लियर है। और ये दोनों बुक जो है वो बेसिकली क्या है, नोबेल। तो कल के डेट में नोबेल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये उमा शंकर किसने लिखा, या फिर उमा शंकर जो बुक है वो एग्जैक्टली है क्या, तो नोबेल है यानी उपन्यास है। और प्रलाप जो बुक है वो भी इन्होंने ही लिखी है, बट ये एक पोएट्री बुक नहीं है। पोएट्री बुक कौन है, भाग्य चक्र। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन। क्लियर है जी। कोई दिक्कत, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहां से बिलोंग करते थे, तो कोल्हान से बिलोंग करते थे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। बाय व्हाट नेम वाज द सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग इनिशियली नोन। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज इसका नाम रखा गया था। और ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1899 में, जब इसी नाम से डबलिन मिशन जब यहाँ पे हमारे झारखंड के अंदर एंटर करती है और शिक्षा के टाइम पे 1899 में 1896 में वो एंटर करती है और 1899 में जाकर के हजारीबाग में वो स्टैब्लिश करती है एक कॉलेज, जो बाद में जाकर के फिर यूनिवर्सिटी, उस समय यूनिवर्सिटी बनता है, इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और इसी का नाम आगे चल करके क्या होता है, संत कोलंबा कॉलेज, जो ऊपर आपको दिख रहा है। ठीक है। पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहता है, फिर बाद में बिहार यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है, उसके बाद आगे चल करके ये रांची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। आ रही है बात समझ। और आज के डेट में ये किससे एफिलिएटेड है, ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ये कॉलेज। क्लियर है जी। मैंने यहाँ पे सोर्स अटैच कर दिया है, कॉलेज की ही वेबसाइट है, उसकी हिस्ट्री के बारे में। दैट इज डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन आयरलैंड सिंस 1819 हैज अ ग्लोरियस ट्रैजेक्टरी था। और उसके बाद इसका ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कब इसका नाम चेंज किया गया था। तो इसका नाम चेंज किया गया था 1906 में, 1906 में संत कोलंबा कॉलेज इसका नाम कर दिया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस पे है, नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला पूछ रहा है कि 15 नवंबर 1954 को ये स्टैब्लिश हुआ, 60 बैच थे, पहले प्रिंसिपल का नाम चार्ल्स नेपियर था, इट इज इन गुमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो ये तो गलत है क्योंकि लातेहार में है। अब आपके पास ऑप्शन क्या बच जाता है, ऑप्शन आपके पास बच जाता है, देखिए ये तीनों सब सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3। क्लियर है, ये तीनों ऑप्शन सही है। मैंने यहाँ पे तीनों ऑप्शन के लिए आपका लगा दिया यहाँ पे आंसर 1952, एक मिनट, यस 15 नवंबर, वेट
15 नवंबर 1954 को नेतरहाट में एस्टैब्लिश किया गया। चार्ल्स नेपियर इसके पहले प्रिंसिपल थे और पहला बैच कितने लोगों का था? 60 लोगों का था। आई होप आपको ये क्लियर होगा और ये भी उसी के वेबसाइट का पेज है। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वाज द इंडियन स्कूल ऑफ द माइंड धनबाद एस्टैब्लिश? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इवन 3 क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी से पूछे गए हैं वो तीनों बहुत आसान पूछे गए हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, जो शिक्षण संस्थान के सेगमेंट है, उससे पूछा जा सकता है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंड कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? इट्स वेरी सिंपल, 9 दिसंबर 1926 को स्टैब्लिश किया गया था। 9 दिसंबर 1926 को स्टैब्लिश किया गया था। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था, जो उस समय वायसराय हुआ करते थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो पहली पढ़ाई वहां पे किस चीज की करी गई? अप्लाइड जियोलॉजी की पढ़ाई करी गई। ये भी पूछा जा सकता है कि कब उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? तो 1967 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ आंसर नहीं जानना है। आंसर जानना तो बहुत आसान सा चीज है, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ना है, एक एक पॉइंट पढ़ना है। कल के डेट में स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछ देगा, जैसा नेतरहाट स्कूल के में जैसा पूछा गया है। सिमिलरली ISM से पूछा जा सकता है, कोलंबा कॉलेज के बारे में पूछा जा सकता है, यहाँ पे जेवियर कॉलेज के बारे में पूछा जा सकता है, किसी भी कॉलेज शिक्षण संस्थान के बारे में पूछा जा सकता है, रांची यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा सकता है, या किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, समझना है, तभी जा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हो पाएंगे। इन विच ऑफ द सिटी, झारखंड में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बोकारो स्टील सिटी में ये लोकेटेड है। नीरज कुमार मिश्रा इज अ प्लेयर इन विच स्पोर्ट्स इन झारखंड? बहुत फेमस प्लेयर रहे हैं, ये प्लेयर है और ये किस पे थे? चेस के खिलाड़ी थे। ठीक है। सेक्रेटरी, यहाँ पे जो हमारे चेस की जो हमारे यहाँ पे सरकार के द्वारा जो क्लब बनाया गया था उसके सेक्रेटरी भी रहे हैं। चेस से रिलेटेड बाद में जाकर के ये अपना एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोलते हैं। काफी बूढ़े हो गए हैं, इनको अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो नाम याद रखिएगा, नीरज कुमार मिश्रा काफी पॉपुलर है और वो किस चीज के खिलाड़ी थे? चेस के खिलाड़ी थे। जयपाल सिंह मुंडा जो पहले कैप्टन थे इंडियन हॉकी टीम की, ओलंपिक 1928 में कौन सा मेडल जीते? बहुत इजी क्वेश्चन है, गोल्ड जीते थे। और ये ओलंपिक कहाँ हो रहा था भैया? ये ओलंपिक हो रहा था एम्स्टर्डम में। और किसको हराया गया था? नीदरलैंड को हरा करके इन्होंने गोल्ड जीता था। और उस समय कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, ये जयपाल सिंह लिखा हुआ है, बस पूरा नाम आप जान लीजिए, जयपाल सिंह मुंडा, ये याद रखिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन द वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी फॉर द हॉकी इन द ईयर 2023? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। आगे बढ़ते हैं। फिर दीपक मंडल इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल। दीपक मंडल जो है वो फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो ये आपको याद रखना है। और इनको भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है, अर्जुन अवार्ड इनको भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू द प्रोविजन ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट? देखिए, अब आ गया है क्वेश्चन CNT का। CNT अपने आप में एक बहुत बड़ा कानून है और इससे क्वेश्चन हर बार क्या हो रहा था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन इस बार उन्होंने इधर उधर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा है। तो इसका अर्थ क्या है? और आप ध्यान दीजिएगा, मार्केट में जब आप बुक उठाइएगा 271 सेक्शन है CNT में, कहीं पर भी 271 सेक्शन किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं है। और कोई भी 271 के 71 पूरा सेक्शन नहीं पढ़ाता है। CNT का एक एक सेक्शन अच्छे से डिटेल्ड वे में नहीं पढ़ाता। अगर आप मेरी क्लास कभी भी अटेंड किए होंगे तो 271 के 271 सेक्शन को मैं पढ़ाता हूँ, 271 सेक्शंस को पढ़ाता हूँ। उसके साथ साथ जितने भी कोर्ट के केसेस हैं उसको भी मैं कवर करके चलता हूँ, जिससे आपका कभी भी एक भी क्वेश्चन CNT, SPT या किसी भी लैंड रिलेटेड लॉ से एक क्वेश्चन भी ना छूटे। और इसलिए मैं इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। खैर, हम आते हैं, CNT से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं 5 क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। हाउ डू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट? ठीक है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट अप्लाई टू ऑल सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन अंडर द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, किस प्रकार भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमों, अपीलों एवं आवेदन पत्रों पर लागू होते हैं? अंतर्गत लागू होते हैं, किस प्रकार से ये लागू होते हैं? अब ऑप्शन में क्या दिया है?
क्या ये पूर्णतः लागू होते हैं? लागू होंगे जहां तक इसके प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के से असंगत ना हो। पूर्णतः लागू नहीं होते हैं, या डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। उसी एक्सटेंट तक होंगे जब तक छोटा नागपुर के किसी भी कानूनों को ये डैमेज और या हैम्पर नहीं करेगा। अगर ये डैमेज और हैम्पर करता है तो ऐसी सिचुएशन में छोटा नागपुर के जो क्लॉजेज हैं वही प्रिवेल करेंगे, वही मान्य माने जाएंगे। क्लियर है? चलिए भैया, सोर्स देख लीजिए। 230 सेक्शन जो है, 230 सेक्शन, वो क्लियरली ये कहता है, आप देख लीजिए, नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट। अगर इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं है तो ये क्या होंगे? तब तक लागू होंगे। और अगर छोटा नागपुर के किसी भी सेक्शन के साथ या किसी भी एक्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्शन में आएंगे या फिर उनके विपरीत खड़े होंगे तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के जो प्रावधान है वो हमेशा प्रिवेल करेंगे या सुप्रीम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर शैल द अपील लाई। और लिमिटेशन एक्ट होता क्या है? लिमिटेशन एक्ट का मतलब है कि किसी भी कानून को, भारत का एक कानून बनाया गया लिमिटेशन एक्ट, वो क्या करता है, बहुत सारे कानूनों की जो शक्तियां हैं उसको लिमिट करने का काम करता है। इंडियन लिमिटेशन एक्ट यानी परिसीमन आयोग उसको रोकने का काम करता है। ठीक है। वेयर शैल द अपील लाइज अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय द डिप्यूटी कमिश्नर। अगर डिप्यूटी कमिश्नर यानी उपायुक्त कोई फैसला सुना देते हैं अपने कोर्ट के अंदर, और सेक्शन में मेंशन कर रखा है 139 ऑफ द सेक्शन 139 ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, तो अगर इस 139 सेक्शन के तहत, छोटा नागपुर सीएनटी एक्ट के 139 सेक्शन के तहत अगर डिप्यूटी कमिश्नर यानी उपायुक्त कोई फैसला सुनाते हैं तो उनके फैसले के अगेंस्ट अपील कहां की जा सकती है? आंसर है, इसका आंसर होगा जुडिशियल कमिश्नर। अब देखिए, जुडिशियल कमिश्नर क्यों होगा? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा, यहां पे सी ऑप्शन दिया ना, ये होगा। और हाई कोर्ट डिपेंडिंग ऑन द मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू पे होता है। मान लेते हैं कि 100 रुपए तक का अगर केस है या फिर वो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उनके फैसले में जिसकी वैल्यू 100 रुपए तक की है, अगर ऐसे कोई भी लैंड संबंधित फैसलों पे या लैंड संबंधित मामलों में अगर वो फैसला सुना रहे कौन? उपायुक्त, तो ऐसी परिस्थिति में उनका डिसीजन फाइनल होगा। और अगर 100 रुपए से ऊपर जा करके और 5,000 रुपए तक के जो अमाउंट वैल्यू है वहां तक अगर वो फैसला सुनाते हैं तो उसको कमिश्नर के पास, जुडिशियल कमिश्नर के पास अपील की जा सकती है। और अगर 5,000 से ऊपर है तो उसे कहां अपील किया जा सकता है? हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। ठीक है जी, यहाँ आपके पास है 215 नंबर सेक्शन से ये पूछा गया है और एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, जुडिशियल कमिश्नर अनलेस द अमाउंट ऑफ द वैल्यू डिस्प्यूट एग्जिस्ट 5,000 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर होगी ऊपर और तो ऐसे केसेस में वो कहाँ जाएगा? सीधा हाई कोर्ट में जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एज पर द छोटा नागपुर, और ये सब क्या है, कैसे कानून है, वो जब आप पूरा क्लास पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली अपील क्यों है और ये कैसा क्लॉज क्यों बनाया गया, इसके क्लॉजेस के अंदर हम क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके के कानून को ट्राई किया जाता है, डिप्यूटी कमिश्नर किस तरह से फैसले सुनाते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, ये सब चीज आप समझेंगे जब सीएनटी आप पूरा पढ़ेंगे। खैर, एज पर द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, टेन्योर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन से पूछ लिया गया है। टेन्योर का मतलब क्या होता है? इट मींस द इंटरेस्ट ऑफ द टेन्योर होल्डर एंड द इंक्लूड एंड अंडर टेन्योर बट डज नॉट इंक्लूड द टेनेंसी ऑफ। किसको इंक्लूड नहीं करते? आंसर इज मुंडारी खुट कटीदार, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन उठाया है और उन्होंने डेफिनेशन से पूछ दिया है। टेन्योर मींस द इंटरेस्ट ऑफ द टेन्योर होल्डर इंक्लूड एंड अंडर टेन्योर बट डज नॉट इंक्लूड अ मुंडारी खुट कटीदारी टेनेंसी। ठीक है, वो शामिल नहीं होते हैं। मुंडारी खूट कटीदारी किसमें शामिल नहीं होते हैं? टेन्योर में शामिल नहीं होते हैं। आ रही है बात समझ? के अनुसार भूधृति से अभिप्रेरित है भूधारक के हित और उसके अंतर्गत उपभूधृति आती है किंतु डैश नहीं आती है। मुंडारी खूट कटीदार उसके अंदर शामिल नहीं होते। किसके अंदर शामिल नहीं होते? भूधृति के अंदर, यानी टेन्योर। ठीक है, ये टेन्योर क्या होता है? ये बहुत सब कुछ आप डिटेल में है, जब क्लास में समझेंगे। टेन्योर का मतलब होता है समय अवधि दी जाती है, यानी लैंड की जो अवधि जिस समय तक के लिए दिया जाता है, जिसको दिया जाता है उसे हम टेन्योर कहते हैं। कितने समय के लिए आप वहां पे अपना खेती बाड़ी कर सकते हैं, उसको हम टेन्योर बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Whether the procedure of Code of the Civil Procedure 1908 would be applicable for the trial before the Deputy Commissioner in a matter of छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। क्या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समक्ष मामलों का विचारण
हो रहा हो, ये पूछा जा रहा है। तो क्या सीआरपीसी की जो क्लॉजेज हैं वो छोटा नागपुर टेनेंसी में लागू होते हैं जब डिप्यूटी कमिश्नर यानी उपायुक्त किसी केस की सुनवाई कर रहा है? क्या फुल्ली लागू होते हैं, पार्शियली लागू होते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं? तो इसका आंसर होगा राज्य सरकारें इसको डिसाइड करती है। ठीक है, ना तो फुल्ली एप्लीकेबल भी नहीं होता है, पार्शियली एप्लीकेबल भी नहीं होता है। राज्य सरकार जिस प्रकार से डिसाइड करेंगे उसी प्रकार से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत उपायुक्त जब कभी किसी भी केस की सुनवाई कर रहे होंगे उसमें सीआरपीसी के क्लॉज लागू होते हैं। सीआरपीसी के क्लॉज के अंदर आप किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं, गवाह विटनेस को मंगा सकते हैं, ये सारी चीजें उस पर मेंशन होती है जो उसी कानून के अंदर तहत सारी करी जाती है। मान लेते हैं कि अगर कमिश्नर है जो केस का कोई पार्टी नहीं है लेकिन एक विटनेस है, या मान लेते हैं कि उस गांव के अंदर कोई दूसरा जो आपका पड़ोसी है उसे हमें बुलाना है, उसे साक्ष्य लेना है, तो इतना पावर होता है सीआरपीसी के तहत वो किसी को भी बुला सकते हैं, नोटिस दे करके बुला सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये सब चीज किससे लागू होता है, किस कानून के तहत लागू होता है? सीआरपीसी के तहत लागू होता है। और ये किस प्रकार से लागू होगा ये कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट। देखिए 265 नंबर है सेक्शन का। पावर टू मेक रूल्स टू द प्रोसीजर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ द डिप्यूटी कमिश्नर इन मैटर्स अंडर दिस एक्ट। सिर्फ उपायुक्त के लिए ये बात करी गई है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 17 ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 अ पर्सन इज सेटल्ड रैयत। एक पर्सन कौन सेटल्ड रैयत होता है? जो एक भूमि पर कितने समय तक रह गया अगर लगातार, तो हम किसे सेटल्ड रैयत बोलेंगे? तो जो व्यक्ति 12 सालों तक अगर एक भूमि पर रह गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेटल्ड रैयत, यानी हिंदी में बंदोबस्त रैयत उसे कहा जाएगा। क्लियर है? चलिए 17 नंबर डेफिनेशन है सेटल्ड रैयत का, यहाँ पे आपको मिल रहा है 12 ईयर्स के लिए जो है वही आंसर होगा। अंडर द लैंड एक्विजिशन, ये 5 सीएनटी के क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप समझिए ध्यान से। सीएनटी में क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं? मतलब पूरा सीएनटी है, इसका मतलब आपको फ्रॉम पहला सेक्शन से लेकर के आखिरी सेक्शन तक लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, एक एक चीज आपको पढ़ना भी है और इसके साथ साथ आपको रट्टा नहीं लगाना है, समझना भी है। और एक बार आप समझ लेंगे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको नंबर याद रखने होंगे। अदरवाइज आपको हर एक क्लॉज सीएनटी के बारे में कोई यूं पूछेगा और आप यूं बताइएगा, क्योंकि आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर आप पूरे सीएनटी को ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ते हैं, आराम से समझ में आएगा। और इतना आसान नहीं है, बहुत घंटे लगते हैं सीएनटी को पढ़ाने में। अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20-30 घंटे खर्च हो जाते हैं क्लासेस में, तब जाकर के कहीं सीएनटी पूरा कवर अप होता है। इतना बड़ा है सीएनटी, 271 सेक्शन है और एक एक सेक्शन के अंदर ना जाने कितने सारे सब सेक्शन है, और किसी भी सब सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सिलेबस में क्या है, सीएनटी आपको पढ़ना है। अब आते हैं लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। ठीक है, भूमि अधिग्रहण कानून, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थान अधिनियम के तहत सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान प्राधिकरण स्थापित करता है। उस प्राधिकरण की संरचना कितने लोगों से मिलकर के बनती है? आपको पता होगा, मैं भी शायद और नहीं पता है। तो जब कभी भी लैंड एक्विजिशन होता है तो वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए एक अथॉरिटी, एक प्राधिकरण की को कंस्टिट्यूट किया जाता है, उसको बनाया जाता है। जब कभी भी अगर मान लेते हैं कि जो अथॉरिटी है वो जमीन मतलब इलीगली एक्वायर कर लिया और कोई व्यक्ति को न्याय चाहिए, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? तो वो प्राधिकरण के पास जाएगा, और प्राधिकरण में जब उसकी सुनवाई होगी, अगर उससे सहमत है, तब वो कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचेगा अपील के फॉर्म में। तो एक अथॉरिटी को गठित करना मैंडेटरी है, और वो एक अथॉरिटी गठित होगी स्टेट के अंदर, और वो अथॉरिटी में कितने मेंबर होते हैं? सिर्फ एक मेंबर होते हैं। आ रही है बात समझ? कितने मेंबर होते हैं? एक। और ऑप्शन में 1 2 3 4 5% दिया हुआ है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। सोर्स मैंने अटैच कर दिया ऑफिशियली। आप देख रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी सेक्शन 52 में है, कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन ओनली लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ एक ही पर्सन होंगे, ना मिनिमम ना मैक्सिमम। ठीक है, और कौन इसको अपॉइंट करता है? तो ये भी कल के डेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो राज्य की सरकारें इसको अपॉइंट करेगी, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, और 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं लैंड रिलेटेड लॉ से। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो लैंड रिलेटेड लॉ से पूछा जा रहा है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट द स्पेशल प्रोविजन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर मेंशन्ड इन। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो स्पेशल प्रोविजन है, विशेष प्रावधान है, उसका वर्णन इस एक्ट में, इस अधिनियम में
कहाँ किया गया है, किस सेक्शन में मेंशन है, तो धारा 41 में इसको मेंशन है। अब देखिए स्पेशल प्रोविजन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो प्रोविजन है वो कहाँ मेंशन है, 41 सेक्शन में मेंशन है एज फार एज पॉसिबल। ये बाकी की सारी रामायण कथा है डिटेल में, तो बहुत सारे सब सेक्शन है, लेकिन 41 सेक्शन जो है वो स्पेशल प्रोविजन यानी विशेष प्रावधानों के बारे में बात करता है। किसके लिए, अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ हो, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, दैट इज 45 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। बाकी के जो 55 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन बच गए हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। सो आप आज इस 45 क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किया था, बेसिकली आज के क्लास में हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस किया, तो इस 45 क्वेश्चन जो पेपर 2 के हमने डिस्कस किए हैं उसमें आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जेपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। और आप अगर अभी जो जेपीएससी 14th जेपीएससी होने वाली है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप आने वाले किसी भी टाइम किसी भी जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए और आप खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस मैनर में पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से उसको आंसर देना है और टैकल करना है और खुद को तैयार करना है। आई होप आज का क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। अगर ये क्लास आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो अगर ये क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे की जो क्लासेस हैं वो इसी चैनल पे होगी और एक एक चीज आपको झारखंड से रिलेटेड या फिर सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जेपीएससी की प्रिपरेशन इसी चैनल से होगी। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ आप इस चैनल को, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि वो किसी भी ट्रैप में ना फंसे, किसी भी तरीके के कंफ्यूजन में ना फंसे और क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जेपीएससी के अंदर उसको ध्यान से पढ़े और ये भी देखे कि कौन कौन से क्वेश्चन जेपीएससी गलत पूछ रहा है। तो जब रेज करने की बात आए ऑब्जेक्शन, तो आप हमारे चैनल से जो एक एक ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ जब हम हर साल के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, आप उन सोर्सेस को अटैच करके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, और जेपीएससी से डिमांड कर सकते हैं कि वो सही उत्तर, सही आंसर आप तक पहुंचाने का काम करे। वो सिर्फ सही आंसर की देंगे, लेकिन सही सोर्स बताने का काम हमारा है। इसलिए स्टे ट्यून्ड विद अस। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।